बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं बयान करने जा रही हूँ ये बड़ा ही तकलीफ़ देह है और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुफ्तगू होगी जो आपको तकलीफ़ भी देगी और थोड़ी-सी गुफ्तगू ऐसी होगी जो हमारे मुआशरे में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे में ये इतना ही ज़्यादा है जितना कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। चंद महीने कबल पाकिस्तान का सूबा सिंध है, वहाँ पर खैरपुर की जेल से बरी होने वाला एक शख्स जिसकी उम्र 63 साल थी, उसकी तस्वीर वायरल हुई जिसमें उसने नोटों का हार पहना हुआ था। वो बच्चों में पैसे तकसीम कर रहा था, मिठाइयाँ तकसीम कर रहा था। ये एक इंतहाई मैं कहूँगी घटिया शख्स था, एक ऐसा गंदा शख्स था जो उस्ताद के पेशे से वाबस्ता था, लेकिन इसने अपने ही स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही कभी फेल किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अपनी बहनें, इसकी माएँ, इसके बेटे इसके बारे में क्या कहते थे वो आपको बताना है। उसके अलावा जो बच्चे इसका विक्टिम बने, क्योंकि पहले ये इन बच्चों को इस्तेमाल करता था, इन बच्चों को डराता था, धमकाता था कि तुम्हारी वीडियोस मैंने बना ली हैं, बच्चों को पैसे देता था और उसके बाद फिर उनकी वीडियोस को वायरल भी कर देता था। कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई जो माँ बाप ने फिर देखी और वो कहते हैं कि ये दुख और ये तकलीफ हम कभी भी भुला नहीं सकते। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही वालिदैन जो है इसको माफ़ करने पर मजबूर हो गए। वही वालिदैन जो है अदालत में जब पेश हुए तो वहाँ पर उन्हीं के बच्चे जिन्होंने पहले शख्स को पहचाना था, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्हीं वालिदैन ने कहा कि इस वीडियो में ये शख्स हमें लगता नहीं है। वो माएँ जो हैं वो चुप करके क्यों बैठ गई? आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या ये कोई बहुत ताकतवर शख्स था? हरगिज़ नहीं। एक छोटे से घर में रहने वाला एक छोटा-सा आदमी था और इंतहाई गंदा आदमी था। गो वो उस्ताद के पेशे से वाबस्ता था, लेकिन उसकी ज़हनियत और उसकी आप देख लीजिए कि वो क्या उसका कैरेक्टर था कि जिसने बच्चों के साथ ये कभी फेल किया। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ। बेसिकली इस उस्ताद को कुरान पर माफ़ी दी गई। ये कुरान पर माफ़ी जो है हमारे मुआशरे में बड़ी आम है और कहते हैं कि कुरान उठाकर आ जाओ तो 7 खून भी माफ़ कर दिए जाएँ। इतना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक वालदा जिन्होंने शराफ़त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इस मुल्ज़िम के घर की ख़वातीन रोज़ाना हमारे घर कुरान लेकर आ जाती थी और एक नहीं 4-4 ख़वातीन के हाथों में कुरान होते थे, इसलिए हमने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन ये भूला बसरा केस जो है ये 3 बरस पहले रिपोर्ट किया गया था 2020 में, लेकिन अब 2023 में जाकर ये केस एक बार फिर से ऑन हुआ, लेकिन ये शख्स जिसे उस वक्त बरी कर दिया गया था ये मंजर-ए-आम से गायब हो गया। अब इस शख्स को कहाँ से ढूंढा जाएगा? ये केस इतना कमज़ोर क्यों बनाया गया? इस केस में शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको इन बच्चों की वालदा और इनके घर वालों की ज़रा बातें सुनाना चाहती हूँ कि जो लोग इस चीज़ का विक्टिम बनते हैं वो लोग किस तकलीफ से गुजरते हैं। उन्हें क्या-क्या चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हुआ क्या था इसकी सबसे पहले तो मैं आपको एक वालदा की स्टोरी सुनाती हूँ। एक माँ जिस तक ये खबर पहुँची कि उसके बेटे की वीडियो जो है इस वक़्त वायरल हुई हुई है, उस वक़्त उसके साथ हुआ क्या? उसने देखा क्या? और उसके बाद उसने जो अपना हाल बयान किया, मैं उसकी बातें सुन रही थी, आप यकीन करें कहती कि मेरे बेटे की मूवी चल रही थी। जब मुझे आकर बताया गया, कहती है 3 में से जो एक मुतासरा बच्चा था, ये 3 बच्चे थे जो इस शख्स का विक्टिम बने जिनकी वीडियोज़ वायरल हुई। इसके अलावा और बहुत से बच्चे थे। अच्छा, तीनों में से एक मुतासरा बच्चे की माँ कहती है कि मुझे उस दिन के बारे में बताते हुए भी अभी भी तकलीफ़ होती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो वक़्त याद करके जिस रोज़ इलाके में उनके बेटे की वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। वो कहती है कि वो दिन जो है हमारे लिए ज़लज़ले से कम नहीं था। एक बच्चा मेरे दरवाज़े पर आया और उसने कहा कि आपके बेटे की मूवी चल रही है। मैंने पूछा कहाँ? लाकर दिखाओ। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे को ही बुलाया और उसे कहा बताओ क्या हुआ? जल्दी से बताओ वरना तुम्हारे अब्बू आकर मारेंगे। तो कहती है मेरे बेटे ने कहा उस्ताद ने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि ये फेल मेरे साथ करो। उसके बाद वो कहती है मैं ये सुनकर काँप गई। मेरी कोशिश थी कि ये बात बाहर ना निकले। मैं फ़ौरन उस्ताद के घर गई, लेकिन उसकी बीवी ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। कहती है कि तुम लोग हो ही ऐसे, अगर सच है तो सबूत लेकर आओ। इतने में वो कहती है कि उस्ताद कमरे से निकला और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। वो कहती है मैं घर वापस लौटी तो वहाँ सब खानदान और मोहल्ले वाले जमा थे। मेरे खानदान के मर्दों ने कहा कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस घर से निकलते हुए मैंने उस 14 साल बच्चे मैं हैरान होती हूँ कि ये वही लोग थे ना जिन्होंने कहा कि हम इसे जिंदा छोड़ेंगे नहीं, और उन्हीं लोगों ने उसको माफ़ कर दिया। उन्हीं लोगों ने उसको वहाँ पे पहचानने से इनकार कर दिया। उसी बच्चे ने जिसने अपनी माँ को बताया था कि ये है वो शख्स, उस बच्चे ने अदालत में ये बयान दिया। अदालत में कहा, बच्चे को बुलाया गया, बच्चे से जज साहब ने पूछा, वैसे तो इतने मासूम बच्चों का बयान नहीं होता, उन्हें नहीं कटहरे में लाया जाता। जज साहब ने अकेले में उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता इसे, ये वो शख्स नहीं है। ये है वो चीज़ें। अच्छा, अब ये जो शख्स है इसके घर वाले वो क्या कहते हैं इसके बारे में? एक और मुतासरा वालदा है, वो कहती है कि हम आज तक तकलीफ़ में हैं। वो कहती हैं कि इस उस्ताद के बेटे कहते थे कि हमारा बस हो तो हम चौराहे में इसको मार दें।
इसकी बेटियां कहती थी अल्लाह करे हम इसकी सूरत कभी ना देखनी पड़े। बहनें कहती थी कि ऐसा भाई क्यों मिला हमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे जो होता है हो जाए, हमने इसे माफ़ कर दिया। हाँ, हमने इसके हमसाए में रहना छोड़ दिया। मेरा शौहर अब भी रोता है, हमारी तकलीफ़ अब भी वैसी ही है। हम फेसबुक नहीं खोलते क्योंकि वीडियोस अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। उस बच्चे की वालदा से पूछा गया कि क्या आप अदालत गई थी या पुलिस ने जो कुछ भी हुआ इस हवाले से आपसे कुछ पूछा, तो इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो कहा कि क्या आपको पता है कि आपके शौहर बेटे ने मुलजिम को वहाँ पर शनाख्त नहीं किया? तो वो कहती है हाँ, आपके बच्चे ने कहा कि उस दिन औताक में उस्ताद ने बच्चे के साथ ये सब कुछ नहीं किया। तो खातून कहती है कि नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे ने और मेरे शौहर ने इस बात से इनकार कर दिया। वो कहती है कि वो उस्ताद बूढ़ा शख्स है। उसकी बहनें फरियाद करती थी तो हमने कहा 3 साल तो उसे सज़ा मिल चुकी, इसलिए हमने माफ़ किया। मगर अब जेल से निकलने के बाद उसकी जो तस्वीरें आई कि गले में फूलों का हार है, पैसों का हार है, मिठाइयाँ बांट रहा है, एक फाते की तरह बाहर आ रहा है। कहती ये सब देखकर हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें बहुत गुस्सा आया। मेरे शौहर ने उसके अजीज़ों को बुलाकर कहा, क्या ये अच्छा काम करके आया जो इसे तुमने हार पहनाए? क्या हमारा मजाक उड़ा रहे थे? हम पर हंसने के लिए सब कुछ किया? ये सब कुछ होता है। और उसके बाद आप देखिए कि डॉक्टर कहता है कि जैसे बच्चों का चेकअप किया गया, ये जो डॉक्टर साहब हैं जब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब बच्चे का चेकअप किया गया तो तमाम निशानियां मौजूद थीं जो ये जाहिर करती थी। उसके बावजूद जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई पुलिस के कहने पर वो उस तरह की मजबूत नहीं थी, इसी वजह से अदालत में उसको खड़ा नहीं किया जा सका। दूसरी बात, पुलिस को जिस तरह से FIR काटनी थी, उसके बाद तफ्तीश करनी थी, पुलिस ने भी उस तरह से सब कुछ नहीं किया। अगली बात, बच्चे और घर वाले मुद्दे ही सुस्त हो गए, उन्होंने ही इनकार कर दिया, पहचानने से ही इनकार कर दिया, तो उसके बाद अगला काम हो ही क्या सकता है। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा कसूर था वो था फॉरेंसिक का। उस वीडियो का फॉरेंसिक ही उस वक्त नहीं कराया गया। उस वीडियो के USB का फॉरेंसिक कराना जो है वो उस वक्त की पुलिस का काम था। अदालत में पेश किया जाना था, फॉरेंसिक कराना था, वो कराया ही नहीं गया। जब जो पुलिस इस केस में तफ्तीशी था, जो कि अब रिटायर हो चुका है, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे याद पड़ता है कि हमने फॉरेंसिक के लिए इसको भेजा ही नहीं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से केसेस को कमज़ोर किया जाता है। उसके बाद अब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, बड़ा तकलीफ दे मेरे लिए बताना, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट जब माहिराना राय पर मबनी नहीं होती तो फिर केस किस तरह कमज़ोर होता है, इस तरह के केसेस में किन बातों का ख्याल रखना होता है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट है वो पुलिस के कहने पर लिखी, वीडियो का फॉरेंसिक ही नहीं हुआ, डॉक्टर ने कोई शवाहिद ही नहीं दिए। उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में कमजोरी की जानिब इशारा मिलता है। वो ये तस्लीम करते हैं कि प्रोसिक्यूशन अब भी इस केस के चंद नुकात की बिना पर इसे जीत सकती थी, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने भी रिपोर्ट को उस तरह से तैयार नहीं किया। ये एक माहिर डॉक्टर की जानिब से लिखी जायजा रिपोर्ट नहीं लगती, ये एक और सीनियर मेडिको लीगल ऑफिसर का कहना है। उसके बाद एक डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत ही अहम होती है इस तमाम तर केस में। DNA के लिए सैम्पलिंग से लेकर जिस्मानी जायजे तक डॉक्टर के लिए मखसूस तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने इस बच्चे का मुआयना किया था, उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, निशानात जो हैं वो ये सब कुछ बताते हैं। उसके बाद जिस्म के अंदर से नमूने लेने थे तो वो नमूने ही नहीं लिए गए, सिर्फ बैरूनी तौर पर देखा गया कि क्या क्या निशानात और क्या क्या अलामात हैं, और उसके बाद उस मामले को छोड़ दिया गया। जहाँ तक मामला था DNA लेने का और ये तमाम चीज़ें करने का, वो तमाम काम जो है वो किए ही नहीं गए। तो जनाब इस तरह से एक केस को कमज़ोर किया जाता है। और अब बड़ा ही अफसोसनाक बात सबसे आखिर में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस इलाके में, खैरपुर में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मट्टी डाल दी जाती है, पीछे कर दिया जाता है चीज़ों को, ये रिपोर्ट्स जो है इन्हें गायब कर दिया जाता है, कुरान पर सुलह हो जाती है, मजबूर होकर लोग अपनी इज्जत बचाकर साइड पर हो जाते हैं, और इस तरह से ये जालिम और गंदे लोग दंदनाते फिरते हैं। इन्हें अंजाम तो पहुंचना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।